तुम गरीब मजदूरों को पैसे क्यों नहीं दे रहे हो ठेकेदार? रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक पुरानी जीप ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर धूल उड़ा रही थी। हेडलाइट की मध्यम रोशनी में जंगल के सूखे पेड़ किसी कंकाल की तरह डरावने लग रहे थे। जीप के ठीक पीछे एक तिरपाल से ढका हुआ ट्रक चल रहा था, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग ठूस ठूस कर भरे हुए थे। उनके चेहरे पर दहशत और अनिश्चितता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। किसी के पास कोई सामान नहीं था, बस उनकी कांपती सांसें और एक अनजाना डर था जो उन्हें बुंदेलखंड के इन बीहड़ों के बीच गहरे सन्नाटे में धकेल रहा था। अचानक जंगल का घनापन कम हुआ और दूर आसमान में एक विशाल चिमनी दिखाई दी जो अपनी कोख से काला धुआं उगल रही थी। यह शेरगढ़ का वो ईंट भट्ठा था जिसे इलाके के लोग मौत का कुआं कहते थे। यहां पहुंचते ही कानून की सीमाएं खत्म हो जाती थीं और बाहुबली वीरेंद्र प्रताप सिंह की हुकूमत शुरू होती थी। कानून की किताबों में भले ही लिखा हो कि हर इंसान जन्म से आज़ाद है, लेकिन शेरगढ़ के इस नरक में आज़ादी एक ऐसी लग्जरी थी जिसे यहाँ के मजदूर भूल चुके थे। उसी समय शहर के पुलिस मुख्यालय में शांति छाई हुई थी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अवनी राठौर अपनी मेज पर झुकी हुई कुछ फाइलों का अध्ययन कर रही थीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन जज्बा कम नहीं हुआ था। अचानक बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। एक बूढ़ी औरत जिसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पुलिस स्टेशन के गेट पर दहाड़े मारकर रो रही थी। सिपाही उसे झिड़क रहे थे और बाहर जाने को कह रहे थे। अवनी ने अपनी खिड़की से यह मंजर देखा और सिपाही को आवाज लगाई कि बाहर क्या तमाशा हो रहा है। सिपाही ने झेंपते हुए कहा कि मैडम, यह पागल औरत है, 2 साल से यहां चक्कर काट रही है। इसका कहना है कि इसका बेटा शेरगढ़ के भट्ठे पर गया था और वापस नहीं आया। हमने इसे कितनी बार समझाया कि जवान लड़का है, कहीं भाग गया होगा या शहर चला गया होगा, पर यह मानती ही नहीं। अवनी ने सख्त लहजे में कहा कि उसे अंदर लेकर आओ। जब वह बूढ़ी मां अवनी के सामने बैठी तो उसकी कांपती हथेलियों में एक मैला कुचैला ताबीज था। उसने अवनी के हाथ में वह ताबीज रखते हुए सिसकते हुए कहा कि साहब, मेरा बेटा भागा नहीं है, उसे वह भट्ठा निगल गया है। शेरगढ़ की वह चिमनी सिर्फ धुआं नहीं उगलती, वह माओं की कोख भी उजाड़ती है। अवनी ने जब पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड खंगाला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस एक छोटे से इलाके से 15 मजदूर गायब थे, लेकिन फाइलों पर सिर्फ एक बेरहम शब्द लिखा था, लापता। अवनी समझ गई थी कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया और बंद कमरे में योजना बनाने लगी। विक्रम ने आगाह किया कि वीरेंद्र प्रताप सिंह की पहुंच मंत्रालय के बड़े गलियारों तक है। अगर हमने सीधा छापा मारा तो खबर हमसे पहले वहां पहुंच जाएगी और हमें सबूत के नाम पर सिर्फ लाल ईंटें मिलेंगी। अवनी ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा कि अगर हम वर्दी में नहीं जा सकते तो हम वेश बदल कर जाएंगे। परिंदा वहां पर नहीं मार सकता, लेकिन एक मजबूर मजदूर तो जा ही सकता है। अगले कुछ घंटों में अवनी का पूरी तरह से रूपांतरण हो गया। उन्होंने अपनी कड़क स्त्री वाली वर्दी उतारकर एक पुरानी मटमैली सूती साड़ी पहनी। अपने चमकते बालों में ढेर सारा कड़वा तेल लगाकर उन्हें रूखा बनाया। चेहरे की चमक को मुल्तानी मिट्टी और कोयले की कालिख से ढका। अपने कोमल हाथों को खुरदरा बनाने के लिए उन्होंने पत्थरों पर रगड़ा ताकि वे एक मेहनत करने वाली मजदूरनी के हाथ लगें। अब वह जिले की तेज तर्रार ईएसपी नहीं बल्कि बसंती थी, एक ऐसी औरत जिसके पास रहने को छत नहीं थी और पेट की आग बुझाने के लिए काम की तलाश थी। वह एक स्थानीय ठेकेदार के पास पहुंची जो मजदूरों की खेप तैयार कर रहा था। अवनी ने उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने का नाटक किया। ठेकेदार ने अपनी हवस भरी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ट्रक की ओर इशारा कर दिया। शेरगढ़ पहुंचते ही अवनी के सामने जो मंजर था वह रूह कंपा देने वाला था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं जिन पर कंटीले तार लगे थे और हर मोड़ पर बंदूकधारी गार्ड तैनात थे। भट्ठे के अंदर का नजारा किसी यातना शिविर जैसा था। छोटे छोटे बच्चे तपती धूप में अपने सिर पर भारी ईंटें उठाए चल रहे थे। औरतें धूल और मिट्टी में सनी हुई थीं। अवनी को काम पर लगा दिया गया। उसका काम था गीली मिट्टी को नंगे पैरों से रौंदकर उसे गूंथना। एक आईपीएस अफसर
जिसने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और सुख सुविधाओं में बिताई थी, आज 45 डिग्री की गर्मी में जल रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और कमर टूटने को थी, लेकिन उसकी नजरें हर उस कोने को स्कैन कर रही थीं जहां कोई राज छिपा हो सकता था। उसने देखा कि वहां मजदूरों को पैसे के नाम पर कुछ नहीं मिलता था, बस 2 वक्त की सूखी रोटियां, और वो भी तब जब मुंशी का मन हो। वहां अवनी की मुलाकात मुन्नी नाम की एक छोटी बच्ची से हुई, जो अपनी बीमार मां के बगल में बैठकर रो रही थी। मुन्नी की मां तेज बुखार में तप रही थी और काम करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मुंशी उसे उठकर काम पर जाने के लिए लातें मार रहा था। अवनी से यह देखा नहीं गया। वह आगे बढ़ी और मुंशी का हाथ पकड़ लिया। उसने चिल्लाकर कहा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वह मर जाएगी? उसे कम से कम पानी तो पीने दो। मुंशी ने हैरानी से उसे देखा और कहा कि नई आई है और जबान बहुत चलती है। यहां पानी भी ठाकुर साहब की मर्जी से मिलता है। अवनी ने अपने भीतर उबलते ज्वालामुखी को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि एक गलती पूरी योजना चौपट कर सकती है। रात के अंधेरे में जब पूरा भट्ठा खर्राटे ले रहा था, अवनी दबे पांव उठी। उसने देखा कि कुछ ट्रक चुपचाप गोदाम की तरफ जा रहे हैं। वह छिपते छिपाते खिड़की तक पहुंची और जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ट्रक में सिर्फ ईंटें नहीं थीं, बल्कि उनके नीचे चंदन की महंगी लकड़ियां और नशीले पदार्थों के पैकेट छिपाए जा रहे थे। लेकिन असली डरावना सच गोदाम के भीतरी कमरे में था। वीरेंद्र प्रताप सिंह कुछ विदेशी खरीदारों के साथ बैठा था। वे ईंटों का नहीं, बल्कि इंसानों का सौदा कर रहे थे। वो गायब हुए 15 मजदूर कहीं भागे नहीं थे। उन्हें या तो तस्करी के लिए बेच दिया गया था या सबूत मिटाने के लिए मार दिया गया था। अचानक अवनी का पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ा। आहट सुनते ही गार्ड चिल्लाया कि कौन है वहां। अवनी बिजली की फुर्ती से भागकर अपनी झोपड़ी में जा लेटी और गहरी नींद का स्वांग करने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कहीं गार्ड को सुनाई न दे जाए। उसके पास फोन नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही जब्त कर लिया गया था। अगले दिन उसने एक जोखिम भरा दांव खेला। उसने मुन्नी की मां की दवा लाने के बहाने मुंशी की खुशामद की और शहर जाने वाले एक ट्रक में बैठने की इजाजत ले ली। रास्ते में जब ट्रक एक ढाबे पर रुका, अवनी ने पास पड़े एक टिश्यू पेपर पर कोयले के टुकड़े से कोड वर्ड लिखा, रेड स्टॉर्म, शेरगढ़, मिडनाइट। उसने देखा कि वहां से पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी गुजर रही थी। उसने बड़ी चतुराई से वह पर्ची उनके वाइपर में फंसा दी। वह वापस भट्ठे पर लौट आई ताकि वीरेंद्र को शक न हो। लेकिन शाम होते होते माहौल बदल गया। वीरेंद्र प्रताप सिंह को शहर से किसी ने खबर दी थी कि पुलिस की सरगर्मी बढ़ गई है। उसे यकीन हो गया कि उसके बीच कोई गद्दार छिपा है। रात के 8 बजे सभी मजदूरों को मैदान में इकट्ठा किया गया। वीरेंद्र प्रताप सिंह हाथ में हंटर लिए दहाड़ रहा था। उसने एक एक मजदूर के चेहरे को गौर से देखना शुरू किया। जब वह अवनी के पास पहुंचा तो रुक गया। उसने कहा कि तेरे हाथ एक मजदूर के हाथ नहीं लगते। तूने कितनी भी मिट्टी मली हो, लेकिन तेरी उंगलियों के ये निशान कुछ और ही कहानी कहते हैं। उसने अवनी का हाथ पकड़कर पानी के मटके, मिट्टी हटते ही अवनी की उंगली पर वह हल्का निशान उभर आया जो लंबे समय तक अंगूठी पहनने से बन जाता है। वीरेंद्र की आंखों में खून उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा कि यह पुलिस की जासूस है, इसे खत्म कर दो। जैसे ही गुंडे अवनी की तरफ लपके, उसने अपना बसंती का चोला उतार फेंका। उसने पास पड़ा एक लोहे का फावड़ा उठाया और बिजली की गति से उन पर टूट पड़ी। वह अब एक बेबस मजदूर नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में उतरी एक योद्धा थी। उसने मुन्नी और अन्य औरतों को अपने पीछे किया और अकेले ही दर्जन भर गुंडों का मुकाबला करने लगी। वीरेंद्र ने अपनी पिस्तौल निकाली और अवनी पर तान दी। उसने ठहाका लगाते हुए कहा कि मैडम, यहां कानून मेरी जेब में है। आज तुम्हारी लाश भी यहां की चिमनी के धुएं में मिल जाएगी। वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ। भट्ठे की बाहरी दीवार को तोड़ते हुए पुलिस का एक बख्तरबंद ट्रक अंदर दाखिल हुआ। विक्रम और उसकी टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया था। चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार मच गई। अवनी ने मौका पाकर वीरेंद्र के हाथ पर फावड़े से वार किया और उसकी बंदूक छीन ली। जो आदमी कल तक खुद को वहां का खुदा समझता था, आज वह अवनी के जूतों के पास घुटनों के बल पड़ा था।
अवनी के चेहरे पर धूल और खून मिला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वो संतोष था जो न्याय मिलने पर आता है। उसने वीरेंद्र के कान के पास झुककर कहा कि कानून अंधा हो सकता है, लेकिन उसके रखवाले नहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन मजदूरों के चेहरों पर पहली बार डर की जगह उम्मीद दिखी। अवनी ने अपनी वर्दी दोबारा पहन ली थी। वह उन सभी मजदूरों को सुरक्षित बसों में बिठा रही थी। तभी वही बूढ़ी मां दौड़ती हुई आई। उसका बेटा भी एक काल कोठरी से जीवित मिल गया था। मां अवनी के सामने नतमस्तक होने लगी, लेकिन अवनी ने उसे थाम लिया और गले लगा लिया। अवनी ने जाते जाते वहां खड़े हर इंसान से बस एक ही बात कही कि जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना जुल्म करना। अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो कल कोई और मुन्नी और कोई और मां इस नरक की आग में जलेगी। शेरगढ़ का भट्ठा अब ठंडा हो चुका था, लेकिन अवनी के भीतर की मशाल अब और भी तेजी से जल रही थी। उसे पता था कि यह सिर्फ एक मोर्चा जीता गया है, असली जंग तो अभी शुरू हुई है।